हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट के साथ में। ये वीडियो में भाई बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कुछ तैयारी नहीं है तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोई फेल नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि लगभग जो 2024-25 यानी ये पिछले साल वाला पेपर है और इसे हम पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। सब कुछ हमने अपने हाथों से छाटा है, लिखा है बैठ के। तो इस वीडियो में मेरा आज का पूरा दिन घुस गया है भाई। तो अब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी भाई। ठीक है, ये पूरा पेपर यहां पर लगा हुआ है, जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टाइम नहीं खराब करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे पूरा डिटेल में। भैया कितने नंबर का पेपर आता है? 75 नंबर का पेपर आता है, सबको पता है। उसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से समझिए, 2-2 नंबर के इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 नंबर के शॉर्ट आते हैं। फिर 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 2 ही करने होते हैं। तो 30 नंबर के होते हैं, लेकिन हम लोग 30 के नहीं, हम लोग चारों क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हुए हैं चारों सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर 3 लॉन्ग आते हैं 25-25 नंबर के, जिनमें से 2 करने होते हैं, लेकिन हम लोग तीनों को सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो भैया एक 25 का लॉन्ग आ जाता है, जिनमें से 1 करना होता है। 3 में से कोई एक लॉन्ग करना होता है 25 नंबर का, और इस तरीके से आपका 75 नंबर का पेपर भैया पूरा होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो चॉइस है वो भी करेंगे, जो नहीं चॉइस है वो भी करेंगे, यानी पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चाहे 3 लॉन्ग हो, 1 करना भले ही, हम तीनों करा देंगे। उन तीनों में से एक आपका फंस ही जाएगा और आप आराम से कराओगे भाई। ठीक है, तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो है एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। ये क्या होता है? तो देखो, सरल भाषा में समझो, माइकोराइजा क्या करता है, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है, खनिज लवण वगैरह पहुंचाने का काम करता है। भैया पौधों को भी तो ताकत चाहिए ना। तो क्या लिखा, इस प्रकार का जो माइकोराइजा होता है ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है, इस तरीके का ग्रुप होता है जिसमें फंगस जो होते हैं प्लांट की रूट के अंदर तक चला जाता है। यानी ये क्या है, एक तरीके का फंगस ही है जो प्लांट की रूट के अंदर तक चला जाता है। स्पेशली कौन सी कोशिकाओं में? तो जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं जड़ों के अंदर, उनमें ये चला जाता है। इससे प्लांट को 3 मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या फायदा होता है इससे भैया? तो नंबर 1 तो फास्फोरस है, मिनरल्स है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं भाई। ठीक, पौधों तक पहुंचते हैं इनडायरेक्टली कहे तो। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सूखे की स्थिति आ गई, पानी नहीं मिल पा रहा पेड़ को, तब भी इसकी सहायता से पेड़ जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रखा है उसने पहले ही, ये फैल जाते हैं अंदर मिट्टी के और इनकी सहायता से पौधा अपने आप को जिंदा रख पाता है। कई बार आपने घर में भी देखा होगा कि कोई पेड़ ऐसा है जिस पेड़ में मतलब पानी डालना भूल गए, लेकिन आप अगले दिन देखा तब भी यार पेड़ अभी जिंदा है, जबकि गमला सूखा पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि गमले में, लेकिन रियलिटी है इसी तरीके से वो काम करता है। प्लांट का जो स्ट्रेस है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी पौधे पर जो तनाव है वो कम हो जाता है। 2 नंबर के हिसाब से ये परफेक्ट है। तो देखो भैया, बायोलॉजी है, ये बॉटनी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि बहुत रटना नहीं है बैठ के। कोई पूछे एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा क्या होता है, तो आप मोटा मोटा समझ लो, जड़ों के अंदर तक फंगस चला जाएगा, उनकी सेल्स के अंदर जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर ये चला जाएगा और क्या करेगा, पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करेगा, उनमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उन्हें वो बढ़ाएगा भाई। ठीक है, एक डायग्राम आया हुआ है इसमें, वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये आप सर्च करोगे, 2 नंबर में एक सीधा सा डायग्राम बनाना है। तो हमने डायग्राम यहां नहीं लगाया, वो आप अपने आप बना लेना। इस पूरे पेपर में एक ही डायग्राम आया है, वो आप बना लेना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ लाइम इन बॉल्डेक्स मिक्सचर एंड लाइम सल्फर। जो बॉल्डेक्स का मिक्सचर है और जो लाइम सल्फर है, इन दोनों में लाइम का क्या रोल होता है भाई। ठीक है, तो एक एक करके बताएंगे। जो बॉल्डेक्स मिक्सचर होता है इसमें लाइम का क्या काम होता है? बहुत आसान है भाई। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने लिखा बैठ के। तो लाइम का काम होता है कॉपर सल्फेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी में H पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं। ये क्या करेगा भैया, ये जो लाइम है ये क्या करेगा, एज अ बेस काम करेगा। जब एसिड को बेस मिलता है तो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो कॉपर सल्फेट मिक्सचर के अंदर होगा उसकी जो एसिडिटी है, जो अम्लता है, उसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे मिक्सचर जो है नॉन फाइटोटॉक्सिक बनेगा
रहेगा और पत्तियों पर जलन नहीं होगी। लाइम कॉपर आयंस को धीरे धीरे करके रिलीज करवाता रहेगा। यानी सरल भाषा में कहें तो ये जो वॉयडक्स मिक्सचर है इसमें मेरे भाई लाइम का क्या काम है, ये इसकी जो अम्लता है, इसका जो एसिड कैरेक्टर है, इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। पत्तियों में कोई जलन वगैरह नहीं होगी। जो कॉपर आयन है वो धीरे धीरे करके रिलीज करवाने का ये काम करेगा। ठीक है, लाइम सल्फर में लाइम का क्या रोल है, तो लाइम सल्फर के अंदर ये क्या करेगा, लाइम सल्फर में लाइम क्या करेगा, पॉलीसल्फाइड जो होते हैं उन्हें बनाने में सहायता करेगा। अब पॉलीसल्फाइड बनेंगे तो क्या करेंगे वो, तो जो फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इन तरीके से ये काम करेंगे भाई। ठीक है, तो कुछ सीधी सी बात है, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो या हमारी बॉडी हो, हमारी बॉडी भी, जैसे अगर सबसे बढ़िया दवाई कोई पूछे क्या है, तो सबसे बढ़िया दवाई है नींद। आप देखना कभी भी आप 7-8 घंटे सो जाओ, आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को हील करने का काम करती है। ठीक है, उसी तरीके से पौधा हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि वो अपने आप को ठीक कर लेता है। तो लाइम सल्फर के अंदर जो लाइम करेगा वो क्या करेगा, पॉलीसल्फाइड्स को बना देगा, और पॉलीसल्फाइड किसकी तरह काम कर लेंगे, फंगीसाइड की तरह, इंसेक्टिसाइड की तरह, इस तरीके से ये काम करेंगे भाई। ठीक है, फिर वैदिक पीरियड के 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स बताओ। तो भैया मेडिसिनल मतलब जो दवाइयों में काम आते हो, तो एक तो नीम हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी हमने लिख दिया है, एक तो नीम हो जाएगा, दूसरा तुलसी हो जाएगा। नीम कैसा होता है, जीवाणुरोधी होता है, त्वचा रोगों में इसका उपयोग होता है, लोग दातून वगैरह करते हैं, आप आराम से लिख सकते हो। तुलसी काय में काम आती है, बुखार में, खांसी में, श्वसन से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उन सब में ये काम में आती है भाई। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आया कोरम सेंसिंग क्या होती है। तो कोरम सेंसिंग क्या होती है, सेंसर का मतलब क्या, एक कम्युनिकेशन। तो कोरम सेंसिंग एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को सेंस करता है। यानी बैक्टीरिया चेक करेगा कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, बैक्टीरिया कितने हैं, और जब उनकी संख्या के लिमिट में पहुंच जाती है तब ग्रुप में एक साथ कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टॉक्सिन बनना शुरू हो जाएगा, बायोफिल्म बनना शुरू हो जाएगा, लाइट प्रोड्यूस यानी प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। तो अगर सरल भाषा में हम कहें तो भैया कोरम सेंसिंग क्या होती है, इसमें बैक्टीरिया चेक करेगा कि कितनी पॉपुलेशन है उसकी। जब एक लिमिटेड पॉपुलेशन हो जाएगी, एक सर्टेन पॉपुलेशन हो जाएगी, तो वो एक्टिविटीज को करना स्टार्ट कर देगा भाई। ठीक है, तो कोरम सेंसिंग हो गया। अगला क्वेश्चन आया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछे हुए हैं। कई बार लोगों को लगता है सिर्फ 2 पूछे, 2 लाइनों में लिख देंगे। अबे 2 नंबर में आया है, छोटे क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है बहुत बड़ा लिखना। तो माइकोप्लाज्मा के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 तो इनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, यानी जो कोशिका भित्ति है माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है, छोटे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी अपने जैसा रेप्लिका ये खुद बना लेते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो इनका जो टाइप होता है माइकोप्लाज्मा का, वो कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है भाई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं भैया, प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलने वाले छोटे सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स से अलग होते हैं। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अपना रेप्लिकेशन ये खुद बना सकते हैं, अपने जैसा ये खुद को, मतलब अपना जैसा दूसरा ये खुद बना सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो स्पेशल जीन्स को कैरी करता है। यानी सरल भाषा में कहें तो ये क्रोमोसोम से अलग है, गुणसूत्र से अलग है, लेकिन ये इसका एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल है। देखिए एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल है जो क्या करेगा, जीन्स को कैरी करने का काम करेगा। सभी को पता है जीन्स क्या होते हैं भैया, जो माता पिता के लक्षण आप तक पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीन्स की सहायता से ही पहुंचते हैं भाई। ठीक है, तो 2 नंबर में प्लाज्मिड के बारे में पूछा था, आपने लिख दिया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 2 टॉक्सिन्स पूछे हैं जो फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं भाई। ठीक है, तो 2 टॉक्सिन्स आप कौन सा लिख दोगे, एक टैप्टॉक्सिन हो गया और एक विक्टोरिन हो गया भाई। ठीक है, जो टैप्टॉक्सिन होता है ये क्या करता है, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का निर्माण करता है, और ये जो विक्टोरिन होता है ये क्या करता है, ये हेलमिंथोस्पोरिन फंगस का निर्माण करता है भाई। ठीक है, यानी ये फंगस का निर्माण करेगा, ये बैक्टीरिया का निर्माण करेगा। ये 2 आप लिख दोगे टॉक्सिन्स के बारे में। फिर 2 टेक्निक इन साइटू बायो रेमेडिएशन की 2 टेक्निक्स आपको बतानी है। तो 2 टेक्निक्स बहुत आसान है। पहली क्या होती है, पहली होती है बायो बेंटिंग। पहली बायो बेंटिंग होती है। बायो बेंटिंग में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन पंप करके सॉइल में माइक्रोब्स को एक्टिवेट करना होता है। सरल भाषा में समझो, इसमें मिट्टी को खोदना नहीं पड़ता है और मिट्टी को शुद्ध कर देते हैं, किसकी सहायता से,
वायो बेंटिंग की सहायता से, ठीक है। और दूसरा होता है बायो स्पार्जिंग। इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें एयर को इंजेक्ट करते हैं और पोल्यूशन को डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी इन साइटू बायो रेमेडिएशन में क्या होता है, पॉल्यूशन को वहीं के वहीं क्लीन किया जाता है, मिट्टी को इसमें खोदना नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इन साइटो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, तो इसमें मिट्टी को खोदे बिना उसमें एयर इंजेक्ट करा के, ठीक है, या फिर ये क्या देखिए ऑक्सीजन पंप करा के मिट्टी को वहीं पर हम लोग पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं इन दो टेक्निक्स की सहायता से भाई, ठीक है। रोल ऑफ लाइकेन एसिड इन सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के निर्माण में लाइकेन एसिड का क्या रोल होता है, तो बहुत ही आसान है भाई। इसमें आप कैसे लिखोगे, एक लाइन हमने लाइकेन के बारे में लिख दी है। लाइकेन क्या होते हैं, एसिड जैसे ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, लाइकेन के अंदर आते हैं। ये जो पत्थर वगैरह होते हैं उन पर अटैक करते हैं और उन्हें धीरे धीरे करके तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। रोल क्या है, तो नंबर 1 पत्थर को डिसॉल्व कर देता है, धीरे धीरे करके तोड़ देता है, उसे क्रैक कर देता है, जो मिनरल्स होते हैं उन्हें यह रिलीज करने का काम करता है भाई, ठीक। तीसरा क्या है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है। चौथा क्या है, इनिशियल सॉइल क्रिएट करता है, यानी नई मिट्टी का भी निर्माण करता है भाई, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए सर जी, ये पूरे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये 20 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। ये पीडीएफ हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आप कोर्स में देख रहे हो एप्लीकेशन पे, तो वहीं पर ये ऐड हो जाएगा। पूरी वीडियो देख डालो, पीडीएफ को याद कर डालो, इसके बाद नहीं आएगा भाई, ठीक है। कोशिश करेंगे 1-2 पेपर हम आपको और सॉल्व करवाएं। सेक्शन बी में भैया पहला क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। अब सेक्शन बी आ गया है जो 15-15 नंबर के आएंगे भाई, ठीक। 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 2 करने होंगे। हम आपको यहाँ चारों करा रहे हैं, आप चारों ही पढ़ें, क्योंकि पेपर में पता नहीं कौन से आ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें दूसरे नंबर पे है, स्पॉन क्या होता है। तो स्पॉन क्या होता है, ये जो मशरूम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्योर माइसीलियम कल्चर होता है, यानी सरल भाषा में मशरूम के कल्टीवेशन के लिए हम लोग स्पॉन का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, तो भैया जो किसी ग्रेन, कोई अनाज होगा, जैसे वीट हो सकता है, बाजरा हो सकता है, इन सब पर इसे ग्रो कराया जाता है और सीड यानी बीज की तरह ही स्पॉन को सबस्ट्रेट में डालकर मशरूम को ग्रो किया जाता है। यानी मशरूम के निर्माण के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक बीज से फल का निर्माण करते हैं, वैसे बिल्कुल बीज की तरह ये जो स्पॉन है, इसे भी हम लोग कहां डालते हैं भैया, जो सबस्ट्रेट है जिसकी सहायता से हमें मशरूम का निर्माण करना है, ठीक है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। फिर मेथड इसका क्या है, पूरा मेथड आपको बताएंगे, तो क्योंकि 15 नंबर में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा भैया, सिलेक्शंस ऑफ ग्रेन्स, यानी हमें अनाज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो वो वीट हो सकता है, बाजरा हो सकता है, जो भी ग्रेन्स हैं उन्हें हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्लीनिंग एंड बॉइलिंग, जो भी हमने चुने हैं उनकी क्लीनिंग करी जाएगी, ग्रेन्स को धुल लेते हैं और हाफ बॉइल करते हैं, पूरा बॉइल नहीं करते हैं, हाफ बॉइल करते हैं, ताकि ग्रेन्स सॉफ्ट हो जाएं और टूट ना जाएं भाई, ठीक है। तो जो भी अनाज है उन्हें हम लोग क्या करते हैं, हाफ बॉईल कर लेते हैं। फिर अब इन्हें सुखाना पड़ेगा, तो इनकी ड्राइंग होती है। तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उन्हें हम लोग ड्रेन कर देते हैं और जो भी अनाज होते हैं उन्हें सुखा लेते हैं। मिक्सिंग विद एडिटिव्स, तो अब जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हैं, क्योंकि भैया हमें मशरूम की तरफ जाना है, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। तो क्या मिलाते हैं भाई, इसमें 2% CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं और 2% जिप्सम मिला देते हैं। ये जिप्सम भाई होता है जो सीमेंट में मिलाया जाता है भाई, ठीक है। 2% जिप्सम मिला देते हैं, इससे जो ग्रेन्स हैं वो चिपकते नहीं हैं और इनकी जो एसिडिटी है वो कंट्रोल होती रहती है भाई, ठीक है। फिर फिलिंग इन बॉटल्स और बैग्स, फिर बोतलों में या झोलों में इन्हें भर दिया जाता है। तो मिक्सचर को ग्लास बॉटल्स या फिर पॉली प्रोपाइलिन के जो बैग होते हैं उनमें भर देते हैं, लूजली क्लोज करते हैं, बहुत आगा के नहीं भरते हैं भैया, ठीक है। फिर स्टेरिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15-20 मिनट के लिए हम लोग स्टेरिलाइज करा देते हैं, यानी जो भी बैग है, झोला है, जो भी है, फिर हम लोग उसका ऑटोक्लेव करवाएंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15-20 मिनट के लिए। और आखिरी में इनॉकुलेशन होगा, कूल्ड बॉटल्स में प्योर मशरूम कल्चर को एसेप्टिक कंडीशंस में इनोकुलेट करते हैं और आखिरी में इंक्यूबेशन हो जाता है। जो भी बॉटल्स होती हैं को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10-15 दिन के लिए रख देते हैं। जब ग्रेन्स प्योर वाइट माइसीलियम से कवर हो जाते हैं तब जो हमारा स्पॉन है वो रेडी हो जाता है। तो कैसे स्पॉन बनेगा भाई, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया है जरा समझिए। सबसे पहले अनाज लिए, अनाज को क्या किया, साफ किया, उबाला,
उबालने के बाद में उसमें मिक्सचर मिला दिए, ठीक है। मिलाने के बाद बोतलों झोलों में भर लिया, फिर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, फिर इन्हें ठंडा किया। ठंडा करने के बाद आखिरी में 25 डिग्री यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड समझते हो, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर 10-15 दिन के रख देते हैं, और जो माइसीलियम है वो पूरी तरीके से उससे वो ढक जाते हैं, जो भी ग्रेन्स हैं। इस तरीके से जो स्पॉन है वो रेडी हो जाता है भाई, ठीक है। तो 15 नंबर में आप आया है पूरा प्रोसेस का लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी 15 नंबर में आया हुआ है भाई, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, यानी देखो जैसे हमारा शरीर है, सबने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है उसकी कोशिकाएं पुरानी खत्म होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। इसलिए तो तुमने देखा आज से 10 साल पहले हम कैसे लगते थे, अभी कैसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है जब हम पैदा हुए थे, हो सकता नहीं ऐसा ही है, तब की कोशिकाएं और अब की कोशिकाओं में कोई लेना देना नहीं है। कह सकते हैं कि हर 6-7 साल में बिल्कुल नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, यही होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है? एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है कि आपका जो जीन्स वगैरह है उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, दोबारा से चीजें मिलेंगी, खत्म होंगी, एक प्रोसेस होगा जिससे बैक्टीरिया अपने आसपास के एनवायरनमेंट से नेक्ड डीएनए को ग्रहण करके अपने जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। यानी इसमें जो डीएनए है, डीएनए को क्या करेगा, ये अपने मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, चारों तरफ का जो भी इन्वायरमेंट होगा उससे डीएनए को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इनकॉर्पोरेट कर लेगा। भैया कैसे करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले कॉम्पिटेंस होगा, यानी तैयारी होगी। सबसे पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो बैक्टीरिया की कोशिका है, बैक्टीरियल सेल है, ये एक स्पेशल स्टेट में आएगी जिसे कॉम्पेटेंट स्टेट कहेंगे, तब ही डीएनए को ग्रहण कर सकता है, यानी कभी भी ये ग्रहण नहीं कर सकता है। सबसे पहले तैयारी होगी, एक विशेष तरीके की स्टेट में इसे आना पड़ेगा बैक्टीरिया की सेल को, तभी ये एक्सेप्ट कर सकता है। फिर क्या करेगा, डीएनए चाहिए इसे, तो बैक्टीरियल सेल वॉल पर रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं, इसकी जो सेल वॉल है उस पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करेंगे, डीएनए को पहचान लेंगे और बांध लेंगे भाई, ठीक है। अब क्या होगा, डीएनए अपटेक यानी उसे ग्रहण करना है। जब बंध गया तो बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए का संरचना कैसी होती है, कुंडलित होती है और 2 उसमें स्तंभ हुआ करते थे, ठीक है। उनके बीच में क्या होता था, हमने आपको इस तरीके से बता रखा, सबको डीएनए के बारे में पता होगा। इस तरीके के डबल स्तंभ होते हैं जिनमें क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो एक स्ट्रैंड होता है उसे सेल अपने अंदर खींच लेता है। जब अंदर खींच लेगा तो अब अगला प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन। ये डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जोड़ दिया जाता है, यानी क्रोमोसोम समझते हो, जो इसके गुणसूत्र वगैरह होंगे उससे डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और फिर फाइनली एक्सप्रेशन होगा। अब बैक्टीरिया नए जीन को एक्सप्रेस करता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और नया जीन का उत्पादन हो जाएगा। सरल भाषा में क्या हुआ भैया, जो बैक्टीरिया की कोशिका एक विशेष स्टेट में आई, ठीक, बाहर डीएनए नेक्ट घूम रहा था, उसे एब्जॉर्ब किया, उसके एक स्ट्रैंड को अंदर खींच लिया, अंदर खींचने के बाद क्रोमोसोम्स के साथ में रिकॉम्बिनेशन हुआ और आपको नया जीन जो है वो एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन से बैक्टीरिया न्यू ट्रेट्स एक्वायर करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करने के लिए जो मेथड हमने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके जरिए नए जो ट्रेड्स हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगर आप 15-15 नंबर में कर रहे होते तो दूसरा तीसरा करके ही आपको 30 नंबर मिल जाते। अब ये ऑप्शनल है। देखो कितना सरल सवाल आया है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस पूछा और एक छोटा सा न्यूमेरिकल और 15 नंबर फ्री के हैं, तो कम से कम 4 आप डिफरेंस लिख दोगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या करेगी, ये साइज को बड़ा कर देगी। ये क्या करेगी, रिजॉल्विंग पावर, ये क्लैरिटी इंप्रूव करेगी, हमें चीजों को दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, बड़ा करके नहीं दिखाएगी। छोटी चीजें भी हैं तो उन्हें स्पष्ट दिखा देगी, रिजॉल्विंग पावर अलग अलग करके, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देगी, ये डिटेल्स को क्लियर कर देगी। मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, 10 गुना, 15 गुना, इस तरीके से होगा। रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर के करीब तक होगी भैया, अप्रॉक्स का मतलब लगभग में होगी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इनलार्जमेंट, क्वालिटी ऑफ इमेज क्लैरिटी, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, इसमें क्वांटिटी मिलेगी चीजों को बड़ा करने की और इसमें क्या मिलेगी, हमें क्वालिटी मिलेगी किसी इमेज की क्लैरिटी की, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, पेपर ऊपर लगा हुआ है, अब देख लेना। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए दे रखी है भैया कितनी, 10x,
और जो ऑकुलर लेंस है यानी जो नेत्र लेंस है उसके लिए कितनी दे रखी है 15x, और आपसे मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है। मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है ऑब्जेक्टिव इनटू ऑकुलर के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, इसकी 15 दे रखी है, 15 की 10 से गुणा कर दोगे तो 150x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर है। बायो फर्टिलाइजर, बायो मतलब जैव, फर्टिलाइजर मतलब खाद। तो ये वो जीवाणु या फंगी बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट, मिट्टी में क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। जैसे माइकोराइजा ही अभी हमने जहां से शॉर्ट क्वेश्चन की शुरुआत करी थी कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए इस तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फंगस टाइप ये माइकोराइजा होते हैं भाई, ठीक है। तो ये वो जीवाणु हैं जो क्या करेंगे, इनके एडवांटेजेस भैया क्या क्या हो सकते हैं, क्या फायदे होंगे इसके। तो पहला फायदा तो ये होगा, ये नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नॉर्मली नाइट्रोजन का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर जो अलग से खाद डालने की जरूरत पड़ती है उनकी जरूरत कम हो जाती है, ये खाद के काम को पूरा कर देते हैं। मिट्टी की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर देते हैं जिससे जो फसल होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर है, ड्राइनेस है, माइक्रोब्स मर जाते हैं, इफेक्ट स्लो होता है, इनका जो इफेक्ट है वो धीमे धीमे होता है, और साथ ही अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सूखापन है, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे भैया, ठीक है। उसके बाद अगला बात करें तो सेक्शन सी आ गया। जरा देखिए मेरे भाई कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं। पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर हम लोगों ने क्या किया, 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, और अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको करना ही है, पढ़ लेना है और बढ़िया करके लिख के आना भाई, ठीक है। बहुत मेहनत करी है, आपको पता होगा भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, जूलॉजी बॉटनी से मेरा लेना देना नहीं रहता है, लेकिन हाँ बच्चे बहुत कमेंट्स करते हैं। कल 4-5 लोग थे, सर कुछ करिए कुछ करिए, तो हमने कहा पूरा प्रयास करते हैं, और पूरे दिन बैठ के ऑफलाइन क्लासेस भी थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन चीज़ों को इकट्ठा करा, रिसर्च करी और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आए हैं। अब आपका काम है इस PDF को तैयार करना, और जितना पढ़ सकते हो वो पढ़ो। बी डिकेडेंट जूलॉजी बॉटनी अपना चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें भी काफ़ी टॉपिक्स हमने करा दिए हैं, उन्हें पढ़ डालो भाई, ठीक है। और आराम से जाके पेपर देके आओ, इतना आपको करा दिया है कि आप अच्छे से कर पाओगे भाई, ठीक है। ये पेपर है, केवल इससे नहीं काम चलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, अगर अभी आपके पेपर होने में टाइम है तो उन्हें भी पढ़िए भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन हमने करा रखा है उस वाले चैनल पे जूलॉजी बॉटनी वाले, तो इसकी वीडियो की लास्ट में हम लगा देंगे भाई, ठीक है। 7वां 8वां पहले, फिर छठा क्वेश्चन आप देखना। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत आसान है। एक्टोकार्पस क्या होता है, एक फिलामेंट टाइप का भूरा एल्गी होता है जो कैसा होता है, मरीन वाटर में मिलता है, ठीक। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन कराना है, बच्चे का निर्माण करने की तरफ सोचना है कि नया पौधा कैसे बनेगा, नया बच्चा कैसे बनेगा, यही तो रिप्रोडक्शन है। तो इसमें 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, एंथीरिडिया होता है जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ओगोनिया होता है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले बात करेंगे मेल वाले की, एंथीरिडिया के बारे में। तो जो एंथीरिडियम होता है ये सिंगल शेल्ड होता है, एक कोशिका होती है, स्फेरिकल या ओवल ये हो सकता है। इसके साइटोप्लाज्म में कई बार डिवीजन होते रहते हैं, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो टूटता रहता है, और जो नए नए मेल गेमेट्स हैं वो बनते रहते हैं भाई, ठीक है। जो इसके मेल गेमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, पायरीफॉर्म होंगे, इस तरीके से ये बनते रहते हैं। फॉरवर्ड एंड में फ्लैजिला, जब एंथीरिडियम मैच्योर हो जाता है तो वॉल रप्चर होती है और एंथेरोजॉइड्स पानी में रिलीज हो जाते हैं। यानी सरल भाषा में जो मेल ऑर्गन्स हैं, एक टाइम आएगा जब ये मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद में क्या होगा, जो उसकी सेल वॉल होगी वो रप्चर होगी, कमजोर हो जाएगी, और सरल भाषा में जो भैया मेल वाले जो रिप्रोडक्शन में काम में आएंगे वो निकल के उस दीवार से बाहर आ जाएंगे भाई, ठीक है, जिन्हें हम लोग कह देंगे एंथेरोजॉइड्स भाई, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, ओगोनिया वाला जो फीमेल है। ओगोनियम भी सिंगल, इसकी भी कोशिका सिंगल सेल होगी, साइज इसका बड़ा होता है, इसकी न्यूक्लियस एक ही रहती है, ये सिंगल एग बनाएगा, ये सिंगल ही एग बनाएगा भाई, ठीक है। इसका अपर पार्ट रप्चर होगा, इस ओगोनियम का जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो कमजोर होगा, और वहीं से रिप्रोडक्शन होगा, ठीक, जहां से फर्टिलाइजेशन होगा भाई, सीधी सी बात है। अब रिलीज ऑफ गेमेट, जो मेल गेमेट्स हैं भैया वो तो दीवार फट चुकी है तो वो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। इसका वाला जो है फीमेल वाला, ये स्टेशनरी है क्योंकि उस वॉल के अंदर है, लेकिन उसकी जो ऊपर की वॉल है वो कमजोर है, वहीं से रिप्रोडक्शन होना है। केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो मेल गेमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं भाई, सीधी सी बात है भैया। कोई किसी को देखता है तो अट्रैक्शन आता है ना, हार्मोन्स आते हैं, उसी तरीके से यहां भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे और अट्रैक्शन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। 2 मेल गेमेट्स तैरते तैरते कहां जाएंगे, ओगोनियम के ओपनिंग पर ऊपर की तरफ आ जाएंगे,
सिर्फ एक ही जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा, दूसरा वाला नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टेप रहेंगे, तो गेमेट्स पहले कांटेक्ट में आएगा, फिर फ्यूजन होगा और आखिरी में डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। जाइगोट का मतलब मोटा मोटा युग्मनज का निर्माण, यानी बच्चे का मोटा मोटा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट इनिशियली उगोनियम में ही डेवलप होता है, शुरुआत में वो उगोनियम में ही रहेगा, यानी फीमेल जो ऑर्गन है उसी में रहेगा। इसके दो पाथ हो सकते हैं, एक तो ये डायरेक्टली ग्रो हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, मायोसिस करके जो स्पोर्स रिलीज करे और गेमेटोफाइट फॉर्म करे, यानी ये क्या कर सकता है, एक तो डायरेक्टली डाइप्लॉइड के अंदर ही ये डेवलप हो सकता है और दूसरा जो स्पोर्स को भी ये रिलीज कर सकता है भाई, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जो एक्टोकार्पस होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हैप्लोडाइप्लोटिक लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है, सबको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, गेमेट्स बनेंगे, फिर गेमेट्स जाएंगे, रिप्रोडक्शन वगैरह होगा, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, उससे स्पोर्स बनेंगे और आखिरी में नए गेमेटोफाइट का निर्माण होगा भाई, ठीक है। एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगोमस टाइप का होता है, जिसमें नॉन मोटाइल एग होते हैं और मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एक स्टेबल होगा, दूसरा तैरता हुआ आएगा, दो आएंगे, उनमें से एक रिप्रोडक्शन कर लेगा और नए जो भी है उसका निर्माण हो जाएगा भाई, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने का जो लाल लाल गन्ना हो जाता है, जो रोग है वो भी लॉन्ग में आया हुआ है, तो इसका कारण क्या होता है भाई, तो एक फंगस है, एक बीमारी है जिसके कारण से ये होता है, ठीक है। क्या नाम है इसका भैया, बड़े एक तो उल्टे सीधे नाम होते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है याद करने पड़ते हैं। कोलेटोट्राइकम फेल्केटम, ठीक है, जरा देखिए भैया क्या नाम है, कोलेटोट्राइकम फेल्केटम, ये इसका नाम है, इसकी वजह से ये रोग होता है। ये किस तरीके का एक फंगस है, जो स्टेम्स हैं, तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, नोट्स होते हैं, इन सब को ये इन्फेक्ट करता है भाई, ठीक है, इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स क्या होंगे, तो पौधा पीला पड़ जाएगा, पत्तियां सूखी पड़ने लगेंगी, गन्ने की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, जब गन्ने को लंबाई में काटा जाएगा तो ये अंदर से लाल रंग का दिखाई देगा, जहां जहां पे लाल रंग वाले जो एरियाज होंगे वहां पे व्हाइट कलर के पैचेस यानी सफेद कलर के धब्बे नजर आएंगे। ये टिपिकल रेड रॉट सिम्टम होता है, यानी इस समय बीमारी सही से फैल चुकी होती है, ठीक है। इसके जो टिश्यू है वो स्पॉन्जी हो जाएंगे, फॉल टाइप की स्मेल टाइप आने लगेगी। डिजीज साइकिल कैसे होगा, तो सबसे पहले तो सर्वाइवल, फंगस निम्न में सर्वाइव करता है, जो संक्रमित गन्ने का टुकड़ा होगा, मिट्टी होगी, जो फसल होगी, ठीक है, इन सब के अंदर जो है ये सर्वाइव करेगा। प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होगा, तो प्लांटिंग में उपयोग किए गए इन्फेक्टेड सेट्स, जब प्लांटिंग करी जा रही है, यही बचने का उपाय भी है, तो उस समय आप अगर वो इन्फेक्टेड सेट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर भैया फंगस उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और पूरे गन्ने में ये फैल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो फंगस है वो इंटरनोड्स है, बंडल्स हैं, इनके थ्रू ऊपर नीचे, एक बार बीमारी हो गई फिर वो ऊपर नीचे बंडल्स में फैल जाएगा, ठीक है। स्पोरुलेशन में क्या होगा, फंगस कोनिडिया बना लेगा जो नए पौधों को भी इन्फेक्ट कर देगा। यानी ओवरऑल बात वही है कि जिस समय प्लांटिंग करी जा रही उस समय जो इन्फेक्टेड सेट्स होंगे उन्हीं की सहायता से वो फैलेगा और फिर वो क्या बना लेगा, कोनिडिया बना लेगा, और वो कोनिडिया फिर और पौधों को भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। मॉइस्ट और वार्म कंडीशन डिजीज को तेज, अगर मान लिया नमी है, ठीक है, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वार्म कंडीशंस है, नमी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी, तब फिर ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। अगर भैया ठंड ओवर विंटरिंग, ठीक है, तो अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या होता है, अच्छा ओवर विंटरिंग, संक्रमित जो केन होगा, जो भी गन्ना होगा, उसमें जो प्लांट जो भी दिक्कतें होंगी, फंगस वगैरह, वो सब अगले सेशन तक भी जीवित रहेंगे। कंट्रोल करने के तरीके ये हैं, तो सबसे पहले तो जो सेट्स का यूज कर रहा है वो हेल्दी होने चाहिए, उल्टे सीधे सेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। रेजिस्टेंट वेराइटीज यानी अलग अलग वेराइटीज का इस्तेमाल करिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक का गर्म पानी, तो जो बीमारी वगैरह वाले बैक्टीरिया होंगे वो कम होंगे, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, फसल को रोटेट करते रहो, एक ही तरीके की फसल लगाओगे तो कीड़ा भी कहेगा भाई यही फसल लगाता, तो फसल को हमेशा रोटेट करते रहना है भाई, ठीक है। पक्सीनिया ग्रेमिनस, ये भी लॉन्ग में आया हुआ है और ये हमने कराया हुआ है, तो इसके आगे से हम कनेक्ट कर दे टॉपिक है भाई। तो पक्सीनिया ग्रेमिनस इसका नाम है, और भैया ये क्या होता है, मोटा मोटा समझे तो जो वीट होता है उसकी पत्तियों पे लाल भूरे रंग के दाने पड़ जाते हैं, यानी एक तरीके की बीमारी है भाई, ठीक है। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, फंगस है ये और इसकी वजह से बीमारी जनरेट होगी भाई, ठीक है। तो हमने लिखा पक्सीनिया ग्रेमिनस जो होता है एक फंगस है जो वीट में ब्लैक रस्ट डिजीज पैदा करता है। आपने सुन भी रखा होगा, ब्लैक रस्ट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होके आता है, कई बार शॉर्ट में आता है, कई बार लॉन्ग में आता है भाई, ठीक है। तो जो वीट के अंदर ब्लैक डस्ट जो भी डिजीज है, ये जो बीमारी ब्लैक रस्ट डिजीज बीमारी है, ये उत्पन्न होती है किसकी वजह से भाई, तो पक्सीनिया ग्रेमिनस की वजह से उत्पन्न होती है। कैसे होती है, इसका लाइफ साइकिल क्या है,
तो ये एक पैरासाइटिक फंगस है जो अपना भोजन दूसरे लिविंग प्लांट से लेता है, यानी ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकता। इस वजह से ये कैसा फंगस है? एक पैरासाइटिक फंगस है। सरल भाषा में कहें परपोषी है, यानी दूसरों पे जिंदा होता है, स्वपोषी नहीं है भाई। ठीक है, इसका कुछ क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पर लिख दिया है। क्लासिफिकेशन जाहिर सी बात है फंगी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, इसकी जो स्पेसीज जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो पक्सीनिया ग्रामिनेस हो जाएगा। इसकी फैमिली की बात करें तो वही पक्सेनिएसी इसकी फैमिली हो जाएगी। क्लास की बात करें तो टेलियोमाइसेट्स इसका क्लास हो जाएगा। ओवरऑल देखो, हम बार बार कहते हैं अगर आप बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो और उसके बाद भी परेशान हो तो फिर गधे हो आप। क्यों? उसका कारण बताते हैं। जैसे मान लिया आपको क्लासिफिकेशन में ये सब याद नहीं रहता है, आपको किंगडम याद रहेगा, आराम से याद कर लोगे भाई। ठीक है, स्पेसीज जो हम पढ़ रहे हैं वो तो लिख ही सकते हो, फैमिली भी रिलेटेड ही है। मान लिया आप डिवीजन भूल गए, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। यानी ओवरऑल अपनी लैंग्वेज में पढ़िए और अच्छे से अच्छा उसे लिखने का प्रयास करिए भाई। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन। अब होस्ट की बात, होस्ट का मतलब, एक होस्ट का मतलब होता है मेजबान, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इसकी मदद करे, सरल भाषा में। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो तो वीट है, क्योंकि वीट में ही ये बीमारी हो रही है भाई। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट तो इसका वीट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट है वो बारबेरी का, ये भी एक पेड़ ही है, इसमें फल वगैरह लगते हैं, तो ये बारबेरी का पेड़ होता है। अर्थात इस फंगस को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग प्लांट्स की आवश्यकता होती है, एक वीट होता है और दूसरा बारबेरी का पेड़ होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल इसकी क्या है, कैसे काम करेगा? तो इसकी जो लाइफ साइकिल है काफी कॉम्प्लेक्स होती है और 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर समझते हो क्या होता है? सरल भाषा में स्पोर को बीजाणु कह लो, बीजांड कह लो। सरल भाषा में जो नए पौधे बनाने के काम में आते हैं उन्हें हम लोग स्पोर कहते हैं। ठीक है, और 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसका जो लाइफ साइकिल है वो 5 तरीके के स्पोर्स क्रिएट होते हैं इस पूरी लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल का मतलब ही क्या? जीवन चक्र, नया पौधा कैसे बनेगा। तो 5 तरीके के स्पोर्स इसमें बनते हैं, जिनमें से 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होस्ट होते हैं? तो भाई एक तो प्राइमरी होस्ट कौन हो गया? वीट हो गया। और उस वीट के अंदर में कितने आएंगे भैया? टोटल 5 आएंगे। ठीक, चलो आओ समझाते हैं। तो पहला होता है यूरोडोस्पोर स्टेज। ठीक है, पहला होता है यूरोडोस्पोर स्टेज। 5 तरीके के स्पोर टोटल बनेंगे, 5 तरीके के बीजाणु बनेंगे जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं यूरोडोस्पोर वाले? तो ये होते हैं रेड ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेड यानी लाल होते हैं, भूरे होते हैं, पत्तियों के ऊपर दाने टाइप बनते हैं। हमने आपको बताया इसी की वजह से ये बीमारी होती है, पत्तियों के ऊपर लाल भूरे दाने आने लगते हैं। ठीक है, ये हवा से फैलते हैं, विंड से फैलते हैं और वीट पर इन्फेक्शन करते हैं। इस स्टेज पर डिजीज रैपिड स्प्रेड होती है, यानी इनकी वजह से जब ये वाली स्टेज मिल जाती है तो बहुत तेजी से बीमारी फैलती है, क्योंकि हवा चलेगी और हवा के चलने से इनका ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने से बहुत तेजी से ये बीमारी फैलती है। पत्तियों के ऊपर लाल भूरे कलर के दाने टाइप पड़ जाते हैं भैया। दूसरा क्या होता है? दूसरा टेलियोस्पोर स्टेज होती है इसकी। ये कैसे होते हैं? ये ब्लैक कलर के होते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के होंगे, थिक होंगे, वॉल्ड थिक मतलब पतले होंगे। ठीक है, वॉल्ड स्पोर होंगे। ये विंटर में सर्वाइव करते हैं, यानी ठंड के मौसम में जो ये वाली स्टेज है ये देखने को मिलती है। इस डिजीज को हम लोग इसी वजह से क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैक रस्ट? क्योंकि इसकी जो ये वाली स्टेज है ये कैसी है? ब्लैक कलर की है भाई। ठीक है, तीसरा कौन सा है? बेसिडियोस्पोर है। बेसिडियोस्पोर क्या स्टेज होती है? स्प्रिंग के मौसम में। अलग अलग मौसम है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की स्टेजेस डेवलप होंगी। ठीक है, तो जो स्प्रिंग के मौसम में ये वाली जो स्टेज है ये क्या करती है? जरा ध्यान से समझिए। इससे पहले वाली जो स्टेज थी ये टेलियोस्पोर वाली, यही वाली स्टेज क्या करती है? बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस कर देती है। देखिए, जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर बना देते हैं। ये स्पोर बारबेरी पर गिरते हैं और इन्फेक्शन करते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो है ये बारबेरी के पौधे पर गिरेंगे और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडरी होस्ट इसका कौन हो गया? बारबेरी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसकी 3 स्टेजेस हो गई। इन 3 स्टेजेस में फाइनली ये किस पे गिरे? बारबेरी के ऊपर गिरे। तो अब आगे का जो काम होगा वो कहाँ होगा? बारबेरी पे होगा भाई। ठीक है, तो चौथी स्टेज हो जाएगी कौन सी? स्पर्मेटियल स्टेज। ठीक है, ये स्पर्मेशियल स्टेज भी से हम लोग पढ़ सकते हैं। बारबेरी के ऊपर सरफेस पर बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, सरल भाषा में जो इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा, नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। ये जो बीमारी यहाँ पे फैल रही है और आगे कैसे इनका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, किस तरीके से जो नया, देखो लाइफ साइकिल किसी का भी हो, इंसान का लाइफ साइकिल, एक आदमी मरा दूसरा पैदा हो गया, इंसान का लाइफ साइकिल। ऐसे ये जो फंगी है इसका लाइफ साइकिल, ओवरऑल किस तरीके से ये आगे काम करेंगे, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इन बारबेरी की सरफेस पे गिरेंगे और उसके बाद बारबेरी की सरफेस पर ही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई। ठीक है,
उसके बाद एसियल स्टेज भी होती है। इस स्टेज में क्या होता है, बारबेरी की जो लोअर सरफेस होती है उस पर एसिया बनते हैं। ये जो स्पोर होते हैं ये वीट पर गिरकर नया इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, इसलिए हमने कहा कि 2 होस्ट चाहिए होंगे। आपने देखा शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई वीट से और फिर कहाँ पे आए, बारबेरी पे आए। और बारबेरी में जब ये बने एसिया वगैरह तो क्या हुआ, जो वीट है उस पर फिर से ये गिर जाएंगे और दोबारा से नया एक पूरा जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। फिर वीट से स्टार्ट होगा, फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और चलते चलते यहाँ तक ये लोग पहुँचेंगे भाई। ठीक है, बीमारी की बात करें तो वही बीमारी है, आपको पता है क्या है। वीट में क्या हो जाता है भैया, इनकी चाहे कोशिकाएं हों, ठीक है, चाहे इनके स्टेम मतलब तने हों, चाहे इनकी पत्तियां हों, जो भी हों, उन सब पर लाल भूरे रंग के दाने पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये दाने काले हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक रस्ट कहते हैं। जो पौधा है कमज़ोर हो जाता है, पत्तियां जो हैं वो इसकी सूख जाती हैं। सरल भाषा में ये फसल के अंदर एक बीमारी है। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो जो बारबेरी का प्लांट अगर साथ में जमा है तो उसे निकाल दो, क्योंकि जब 2 पौधे मिलेंगे ये दोनों तभी ये बीमारी होगी भाई। ठीक है, तो उस पौधे को निकालते रहो। जो भी एक्स्ट्रा घास वगैरह किसान लोग इसी पे काम करते हैं भाई। ठीक है, तो इससे ये बचा रहेगा। दूसरा क्या है भाई, जो भी वैरायटी है उस वैरायटी का आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करते रहो, जिससे आप जो रस्ट है वो बचती रहेगी। जो फंगी साइड वगैरह है, ठीक है, दवाई वगैरह लोग छिड़कते रहते हैं, उनका इस्तेमाल करते रहिए। हर साल क्रॉप रोटेशन करते रहिए। एक ही फसल को बार बार क्यों कर रहे हो, तो क्रॉप को रोटेट करो। सीधी सी बात है, मान लिया एक फसल हुई, उस फसल में अगर कुछ डेवलप भी हो रहा होगा, फसल चेंज, तो फिर चीज़ चेंज हो गई, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा होता है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सिनिया मेरे भाई, ये जो रेमिकस है ये पेपर में कितने नंबर में आया हुआ है, 25 नंबर लॉन्ग में ये आया हुआ पक्सिनिया ग्रामिकस भाई, ग्रामिनस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर में आया, पेपर में 25 नंबर में ये आया हुआ है। ये पूरी PDF हम आपको दे रहे हैं फ्री में। अपने टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, ठीक है, उस पे जाके आराम से सर्च कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना सर्च कर लो BDKDN BSc। पूरी वीडियो को देख डालो, इस पूरी PDF को तैयार कर लो। 2024-25 का पूरा पेपर आपका सॉल्व करा दिया। थैंक यू भाई। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन ठीक है, हम हमेशा कोशिश करते हैं जो बच्चे बेचारे कहीं गांव में बैठे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं SSC वगैरह की, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेपर वगैरह सॉल्व कर पाएँ, तो उनके लिए हम हैं, बैठेंगे भाई रात में, सॉल्व करेंगे पेपर। ऐसे ही और भी 1 शॉट आएंगे जल्द ही। 5th सेमेस्टर फिजिक्स का 1 शॉट आ रहा है, तो जो लोग भी इंतजार कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कोशिश करते हैं हम हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंच पाए। बस दोस्तों, उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, आपका पेपर अच्छा हो जाए। थैंक यू भाई, धन्यवाद।